हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब होता है एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करना, मतलब प्योर ऑक्सीजन की सांस लेना। दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके आसपास का एयर प्रेशर है ना, उसको बढ़ा दिया जाता है लगभग 2 से 3 गुना, नॉर्मल के 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो जब आपके आसपास एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट हो गया, फिर दोस्तों प्योर ऑक्सीजन दी गई ब्रीथ करने के लिए, तो उससे क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन को रिटेन करते हैं और ज़्यादा अच्छे से दोस्तों उस ऑक्सीजन को ब्लड के ज़रिए हमारे शरीर के दोस्तों अलग अलग ऑर्गन्स पे, अलग अलग ऑर्गन्स की कोशिकाओं में भेजते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन ठीक से मिलती है ना, तो फिर कई तरह की बीमारियां दोस्तों ठीक होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी को किस किस बीमारी में डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से ये वाली जो थेरेपी है, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, ये काम करती है, मतलब क्या क्या तरीके होते हैं बॉडी में जिससे कि ये अपना काम करती है। साथ साथ दोस्तों, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, दोस्तों क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और किस तरह से ये थेरेपी दी जाती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि बॉडी में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएं तो फिर डॉक्टर्स इस थेरेपी को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े सीरियस से इन्फेक्शंस हो जाते हैं बॉडी में। उन इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है कि दोस्तों, जो बॉडी की हमारी सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं ना, उन्हें ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रही होती है, मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन के लिए स्टार्विंग हो रही होती है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशंस में, ऐसे इन्फेक्शंस में फिर हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। दोस्तों, ये इन्फेक्शंस कहीं के भी हो सकते हैं, मतलब बॉडी में स्किन के भी हो सकते हैं, बोन्स के भी हो सकते हैं, हमारी मसल्स की या मांसपेशियों के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं दोस्तों, उनके भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इन जनरल बॉडी में कहीं पर भी ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें कि इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, उन्हें ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पर हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का दोस्तों बहुत अच्छा रोल देखा गया है। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी कारण से बर्न इंजरी हो जाती है, मतलब कि वो जल जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का एक अच्छा रोल है। साथ साथ दोस्तों, कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिन्हें बॉडी में कहीं पर भी नॉन हीलिंग वुंड्स हो जाते हैं। नॉन हीलिंग वुंड्स का मतलब हो गया वो वाले घाव जो ठीक ही नहीं हो रहे होते हैं। कॉमनली दोस्तों देखा गया है कि डायबिटीज़ में होती है ये चीज़। ये जब भी कभी बॉडी का दोस्तों इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है, तब ये चीज़ देखी जा सकती है। दोस्तों, ऐसी कंडीशंस में भी इस थेरेपी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कोई एब्सेस हो गया होता है। एब्सेस का मतलब होता है दोस्तों घाव हो जाना। तो ऐसी कंडीशंस में भी दोस्तों इस थेरेपी का रोल अच्छा देखा गया है। साथ साथ दोस्तों, कई बार पेशेंट को क्रशिंग इंजरी हो जाती है। क्रशिंग इंजरी का मतलब जैसे नाम से भी थोड़ा ज़ाहिर हो रहा है कि पेशेंट का दोस्तों कोई भी बॉडी पार्ट क्रश हो जाता है दोनों तरफ से, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा प्रेशर दोनों तरफ से पड़ जाता है, तो बीच का एरिया बिल्कुल क्रश सा हो जाता है। क्रशिंग इंजरी दोस्तों नॉर्मली 5P के ज़रिए आइडेंटिफाई की जा सकती है। इसका मतलब हो गया पेन, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पैलर मतलब कि सफ़ेदी सी पड़ी हुई होती है वहाँ पे दोस्तों। पल्सलेसनेस मतलब कि उस जगह पर अगर हम नब्ज़ फ़ील करें तो नहीं आ रही होती, इसका मतलब कि वहाँ पे ठीक से ब्लड का सर्कुलेशन खून की नलियों में नहीं हो रहा होता। पैरास्थेशिया, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि उस जगह पर सेंसेशन भी ठीक से नहीं पता लग रही होती। साथ साथ दोस्तों पैरालिसिस, मतलब कि वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे क्रशिंग इंजरी हुई हुई है, वहाँ पे दोस्तों बिल्कुल पैरालिसिस सा हो गया होता है, वो एरिया अपने आप से मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता। ये दोस्तों 5P होते हैं क्रशिंग इंजरी के। और अगर क्रशिंग इंजरी है दोस्तों, तो वहाँ पर भी इस थेरेपी का अच्छा रोल देखा गया है। नॉर्मली क्रशिंग इंजरी दोस्तों कैसे हो जाती है, नॉर्मली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से एक बहुत बड़ा कारण होता है क्रशिंग इंजरी के। दोस्तों, अगली चीज़ है कि जब भी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एनीमिया हो जाए, एनीमिया का मतलब लेमैन लैंग्वेज में होता है कि खून की कमी हो जाना। और वैसे अगर हम मेडिकली बात करें तो एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि जो भी हम सांस लेते हैं उससे जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन आ रही होती है, उस ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है अपने साथ में हीमोग्लोबिन, और फिर ब्लड के ज़रिए बॉडी के अलग अलग सेल्स तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक जा करके दोस्तों ये जो हीमोग्लोबिन है ये फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है उन सेल्स में, ताकि सेल्स के अंदर जो भी दोस्तों बहुत सारी तरह की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सब ठीक से होती रहें। सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती रहें जीवित रहने के लिए भी और अपने सारे काम सुचारू रूप से करने के लिए भी। तो जब दोस्तों एनीमिया हो जाता है तब फिर ये सारे के सारे काम रुक जाते हैं। एनीमिया में भी दोस्तों हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का अच्छा रोल देखा गया है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, कैंसर के पेशेंट्स को रेडिएशन दिया जाता है, जिसे हम रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। दोस्तों, कई बार रेडिएशन देने की वजह से क्या होता है कि बॉडी में कुछ रेडिएशन इंजरीज़ हो जाती हैं। तो दोस्तों, उन इंजरीज़ को ठीक करने के लिए भी फिर हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का अच्छा रोल देखा गया है। साथ साथ दोस्तों, एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है डिकम्प्रेशन सिकनेस। डिकम्प्रेशन सिकनेस का मतलब ये हो गया कि जब बॉडी कभी भी अचानक एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट से नॉर्मल प्रेशर एनवायरनमेंट में आती है, तो फिर बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी खून की नलियों में दोस्तों घुली हुई गैसेज़ होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस,
ये क्या करती हैं दोस्तों, फिर ये बबल फॉर्मेशन कर लेती हैं, मतलब बबल के फॉर्म में आ जाती हैं, जिससे कि दोस्तों हमारी खून की नलियों में रुकावट हो सकती है और कई तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो सकती है, मतलब कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉमनली किन लोगों में डिकम्प्रेशन सिकनेस देखी जाती है दोस्तों, जो स्क्यूबा डाइविंग करते हैं लोग। तो अगर जैसे समुद्र के नीचे उन्होंने स्क्यूबा डाइविंग करी और अगर नीचे से वो ऊपर की तरफ बहुत जल्दी से आ गए, तो क्या होता है कि नीचे थे तो उनके आसपास प्रेशर ज़्यादा था, बहुत जल्दी से वो अगर ऊपर आ गए तो उनके आसपास का प्रेशर बहुत जल्दी से चेंज हो गया, मतलब ज़्यादा से कम हो गया। इसकी वजह से दोस्तों ये वाली कंडीशन पैदा हो सकती है और इस कंडीशन में भी बहुत अच्छा रोल देखा गया है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन का लॉस हो गया होता है किसी पर्टिकुलर जगह से, और उस जगह पे फिर क्या किया जाता है कि स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, मतलब बॉडी में किसी भी स्वस्थ जगह से हमारी स्किन निकाल करके और जिस जगह पर स्किन का लॉस हो गया है वहाँ पर उस स्किन को ग्राफ्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर स्किन दोबारा पैदा हो जाए। तो दोस्तों ये स्किन ग्राफ्टिंग वाली जो चीज़ है, इसमें जो हम स्किन लगाते हैं उसे स्किन का फ्लैप कहते हैं। कई बार क्या होता है कि ये वाला जो स्किन फ्लैप है ना, ये अपनी जगह पे ठीक से मतलब ग्रो नहीं कर रहा होता, वहाँ पर ये रिस्क हो गया होता है कि जो स्किन फ्लैप है इसके अंदर का टिश्यू जो है वो डेड हो जाएगा, मतलब किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि जहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग के लिए स्किन फ्लैप लगाया गया है और ऐसा लग रहा है कि वो स्किन फ्लैप ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहाँ पर भी दोस्तों बहुत अच्छा रोल देखा गया है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का। अच्छा दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हमारी खून की नलियाँ हैं ना, आर्टरीज स्पेशली, वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा होता, या तो कोई चोट वोट लग गई होती है या कोई और कारण होता है अचानक से कि जिससे ब्लड का फ्लो दोस्तों प्रभावित हो गया होता है, स्लो हो गया होता है। इस कंडीशन में भी दोस्तों अच्छा रोल देखा गया है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का। साथ साथ दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है ब्लड वेसल्स के अंदर की, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गैस के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए दोस्तों फिर हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और होती है कि कई बार पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि उन्हें अचानक से ही सुनाई पड़ना बिल्कुल बंद हो गया, जिसे हम कहते हैं कि सडन डेफनेस हो गई। तो कई सारे दोस्तों ऐसे केसेस में भी अच्छा रोल देखा गया है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का। साथ साथ दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को अचानक से दिखाई पड़ना बंद हो गया, मतलब जैसे कहते हैं लॉस ऑफ विज़न हो गया अचानक से, बिल्कुल पेनलेस, कोई पेन नहीं था और बस अचानक से दिखाई पड़ना बंद हो गया। तो दोस्तों कई सारे इस तरह के केसेस में भी अच्छा रोल देखा गया है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पेशेंट को गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन आपने शायद नाम सुना होगा। दोस्तों गैंग्रीन में होता क्या है कि जो भी हमारे अंदर टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया होता है या फिर दोस्तों बिल्कुल ऑक्सीजन का अभाव हो गया होता है, मतलब ये सब कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में गैंग्रीन हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। दोस्तों गैंग्रीन कहाँ कहाँ पर हो सकता है बॉडी में? हमारे वैसे कॉमनली तो हाथों में पैरों में ही देखा जाता है, हाथ में मतलब फिंगर्स में और पैर की टोज़ वगैरह में, लेकिन ऐसा नहीं कि बॉडी में और कहीं पे नहीं हो सकता। हमारी जो मसल्स हैं वहाँ पर भी गैंग्रीन हो सकता है दोस्तों। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि गॉल ब्लैडर वगैरह, वहाँ पर भी गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन दोस्तों अपने आप में एक बड़ी सीरियस कंडीशन होती है। इसका इलाज अगर ये डायग्नोसिस हो गई है तो इसका इलाज दोस्तों तुरंत कराना चाहिए, वरना ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। गैस गैंग्रीन में दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो भी टिश्यूज़ अफेक्टेड होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। तो मतलब गैस गैंग्रीन में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल देखा गया है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का। दोस्तों कुछ एक तरह की पॉइजनिंग्स भी होती हैं जिनमें कि अच्छा रोल देखा गया है इस वाली थेरेपी का। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या साइनाइड पॉइजनिंग। आइए दोस्तों बात करते हैं कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से क्या क्या पोटेंशियल रिस्क्स होते हैं, किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं पेशेंट्स में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो हमारा मिडल ईयर है उसमें इंजरीज़ हो सकती हैं। आप समझ रहे होंगे मिडल ईयर का मतलब क्या है। दोस्तों जो हमारा कान होता है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो जो बाहर दिखाई पड़ रहा है आउटर ईयर, उसके बाद दोस्तों आता है मिडल ईयर और सबसे लास्ट में होता है इनर ईयर। दोस्तों जो मिडल ईयर है ना, उसमें फिर इंजरीज़ हो सकती हैं, मतलब जो हमारा कान का पर्दा है जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, उसमें फिर रप्चर हो सकता है, वो फट सकता है। साथ साथ दोस्तों जो हमारा मिडल ईयर है वहाँ पर बहुत सारे फ्लूइड्स आ सकते हैं एयर प्रेशर में चेंज होने की वजह से, जिसकी वजह से दोस्तों कान का नुकसान हो सकता है। दोस्तों एक और कंडीशन हो सकती है जिसका नाम है टेम्पररी नियर साइटेडनेस। दोस्तों नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि जो दूर की चीज़ें हैं ना, वो ब्लरी दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब दूर की चीज़ें दोस्तों धुंधली दिखाई पड़ती हैं, साफ़ नहीं दिखाई पड़ती। तो दोस्तों ये वाली कंडीशन क्यों पैदा हो जाती है? क्योंकि जो एयर प्रेशर का चेंज वगैरह होता है, इसकी वजह से क्या होता है जो हमारी आँख का दोस्तों लेंस है वो थोड़ा-सा प्रभावित हो जाता है। दोस्तों क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन आने की वजह से कई बार ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी नाम की कंडीशन भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को दोस्तों फिट्स भी पड़ सकते हैं, मतलब कि सीजर्स भी आ सकते हैं। दोस्तों ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि कई बार लंग जो है ना, हमारे फेफड़े, लंग कोलैप्स वाली कंडीशन आ सकती है कि मतलब फेफड़ों में ठीक से सांस हमारी जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि फेफड़े ना फूले हुए होते हैं। अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो अगर वो फूले हुए होने की बजाय दोस्तों कोलैप्स हो जाए कि अब उनमें ठीक से हवा आ ही ना पाए, वो ठीक से फूल ना पाए, ये वाली दोस्तों जो रिस्क है, ये वाला जो कॉम्प्लिकेशन है, ये देखा जा सकता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से। कई बार दोस्तों क्या होता है कि कुछ एक जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं ना, जिनमें कि इंसुलिन से ट्रीटमेंट लिया जा रहा है, उनमें कई बार मतलब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वरना कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इस थेरेपी को लेने की वजह से उनका ब्लड शुगर जो है वो अचानक से काफ़ी कम हो गया।
दोस्तों कुछ एक पेशेंट्स को साइनस की प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती है, मतलब ये भी अपने आप में एक रिस्क होता है। अच्छा, मैंने दोस्तों वो बात की थी ना कि इसमें चूंकि हम प्योर ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे होते हैं एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में, उससे कई बार क्या होता है कि बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाती है, जिसे हम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी कहते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के मैनिफेस्टेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, एक तो ये चीज़ है कि सीजर्स पड़ सकते हैं अगर हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित हो गया, प्लस दोस्तों ये भी हो सकता है कि हमारे लंग्स के अंदर में फ्लूइड आ जाए, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे जो सांस लेने का सिस्टम है ना वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाए, प्रभावित हो जाए। तो मतलब कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी दोस्तों सही जगह पे ही लेनी है, अच्छे डॉक्टर्स के सुपरविजन में लेनी है, और वो जिस तरह से बताएं उस तरह से ही लेनी है। बट फिर भी आपको ये मानना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक साइड इफेक्ट्स का प्रोफाइल होता ही है। नॉर्मली तो वैसे किसी भी तरह की दवाई में या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट्स साथ में अटैच होते ही हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं कि किस तरह से हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी हमारी बॉडी में मदद करती है, मतलब किस तरह से अपने बेनिफिशियल इफेक्ट्स को लाती है, किस तरह से हमारी बॉडी में एक्चुअली काम करती है। दोस्तों क्या होता है कि जब भी कभी हमें किसी जगह पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है या इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि चोट लगने की वजह से क्या होता है दोस्तों, उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स हैं ना उनमें डैमेज हो जाता है, मतलब खून की नलियों में दोस्तों डैमेज हो जाता है। अब क्या हो गया कि खून की नलियों में दोस्तों डैमेज होने की वजह से खून की नलियों से दोस्तों एक पर्टिकुलर लिक्विड निकलता है जो कि हमारे आसपास के टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाता है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा टिश्यू है, मतलब कि जहाँ पे चोट लगी थी जो वो एरिया है, वहाँ पे स्वेलिंग पैदा हो गई है। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि उस एरिया की जो भी सेल्स हैं ना, वो आसपास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने की वजह से अब ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी, मतलब दोस्तों उनके अंदर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाएगा। ऑक्सीजन हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी कोशिका की, किसी भी सेल के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर सेल्स को दोस्तों ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रही है तो फिर वो अपने अंदर के काम तो ठीक से कर ही नहीं पाएंगे, मतलब जो भी उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं दोस्तों सब रुक जाएंगी, सब की सब जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएंगी, प्लस सेल्स की दोस्तों लाइफ जो है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि अब उन्हें ऑक्सीजन ही ठीक से नहीं मिल पा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या रोल होता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का कि बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। इससे दोस्तों क्या होता है कि उन सेल्स में या उन टिश्यूज़ में जहाँ पर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पा रही थी, आसपास स्वेलिंग होने की वजह से वहाँ पर अब पहुँचती है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि जो ये वाली सेल्स हैं ना जिनके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, अब इनके अंदर वो वाली कमी दोस्तों पूरी होना स्टार्ट होती है। तो फिर इससे क्या होता है, जो ये डैमेज हो चुकी थी ये इनकी अब दोस्तों हीलिंग होना स्टार्ट होती है, दोबारा लाइफ में आना स्टार्ट होती है। ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का। और भी दोस्तों इसके तरीके होते हैं किस तरह से ये बॉडी में काम करती है। ये दोस्तों क्या करती है कि हमारी बॉडी में कई सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा होता है ना, उनके एक्शन को दोस्तों ब्लॉक कर देती है, रोक देती है ये वाली थेरेपी। प्लस दोस्तों इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में इसका रोल होता है। साथ साथ दोस्तों देखा गया है कि जैसे कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना, तो बैक्टीरिया अपने अंदर से एक जहर निकालते हैं जिसे टॉक्सिन कहते हैं, उसको भी न्यूट्रलाइज करने में दोस्तों अच्छा रोल देखा गया है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का। एक और चीज़ होती है दोस्तों कि आपको पता है कि जब भी हमें बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है ना, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस किसी भी तरह का इन्फेक्शन आता है, तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है, मतलब जो हमारी रक्त में जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं ना, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका काम होता है कि वो बाहर के किसी भी इन्फेक्शन को ढूंढती हैं और फिर उनसे फाइट करके उनको बाहर करती हैं, जिससे कि बॉडी हमारी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन जो बॉडी में आ जाती है उसकी वजह से फिर वाइट ब्लड सेल्स भी ना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती हैं कि अपने उन जो भी बाहर के पैथोजेंस आए हुए हैं, जो बाहर के इन्फेक्शंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे फाइट ऑफ करके उनको बाहर करेंगी। इसका मतलब हुआ कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में दोस्तों मदद मिल जाती है इस वाली थेरेपी की वजह से। दोस्तों हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का एक रोल और होता है कि बॉडी में ये कई जगहों पर कई सारी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, किस लिए कि वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को निकालें, जिसका नाम होता है दोस्तों VEGF, मतलब वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। दोस्तों ये सब्सटेंस क्या करता है कि ये एंडोथेलियल सेल्स को अट्रैक्ट करता है वहाँ पर ग्रो करने के लिए। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे ब्लड वेसल्स अब ग्रो करना स्टार्ट करती है, मतलब ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ बनना स्टार्ट होती हैं। साथ साथ दोस्तों जो थेरेपी है ये वाली, इससे एक चीज़ और भी होती है कि बॉडी में कोलेजन फाइबर्स बनना स्टार्ट होते हैं। कोलेजन फाइबर्स दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हमारी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सेल्स का स्ट्रक्चर बनाने में, उसे पूरा करने में। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी की मदद से जो हमारी टिश्यूज़ हैं दोस्तों उनकी दोबारा ग्रोथ हो रही है, मतलब दोबारा सेल्स बन रही हैं, दोबारा ब्लड वेसल्स बन रही हैं जो कि उन सेल्स को ब्लड सप्लाई करेंगी। तो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो डैमेज हो रखा था वो सिस्टम दोबारा बनने में दोस्तों हेल्प मिलती है इस थेरेपी की वजह से। दोस्तों हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब भी कभी हमारी बॉडी में डैमेज होता है ना, कुछ चोट लगती है किसी भी तरह की, तो उससे क्या होता है जो हमारी उस जगह की दोस्तों सेल्स हैं अंदर की वो डैमेज हो जाती हैं। सेल्स दोस्तों जब डैमेज होती हैं तो क्या करती हैं, उनके अंदर से ऑक्सीजन रेडिकल्स नाम का सब्सटेंस निकलता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों ये डैमेजिंग सब्सटेंस होता है। और ऑक्सीजन रेडिकल्स क्या करते हैं दोस्तों, ये एक तरह से आप समझिए उस जगह पे बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल डैमेज पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं, जो उस जगह की ब्लड वेसल्स हैं उनको अंदर से क्लैम्प करना या ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती है। दोस्तों उस जगह पर जहाँ पर ये सारा डैमेज हो रहा होता है, जब वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचती है ना,
तो वो ऑक्सीजन फिर इन ऑक्सीजन रेडिकल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि फिर जो ये मतलब हानिकारक तत्व जो बॉडी में निकलना स्टार्ट हो गए थे ऑक्सीजन रेडिकल्स नाम से, अब ये वाले तत्व दोस्तों फिर कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को हीलिंग होने में, वापस दोबारा लाइफ में आने पे उनका डैमेज कम होने में हेल्प मिलती है। दोस्तों ये वाली थेरेपी हेल्प करती है रीपरफ्यूजन इंजरी को प्रिवेंट करने में, कम करने में। दोस्तों रीपरफ्यूजन इंजरी का क्या मतलब होता है? कई बार दोस्तों क्या होता है बॉडी में कि किसी भी एरिया की ब्लड सप्लाई अगर कम हो गई है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, मतलब ब्लड सप्लाई अगर ब्लॉक हो गई है, तो क्या होगा कि उस एरिया की सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और दोस्तों उनके अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई अगर दोबारा ठीक से रिज्यूम कर दी जाए तो देखा जाता है कई बार वहाँ पे और ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम रीपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं। दोस्तों इस चीज़ को फिर ये वाली थेरेपी दोस्तों प्रिवेंट करने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है। दोस्तों अगर बात करें कि थेरेपी ये वाली कैसे दी जाती है, क्या होता है इस थेरेपी के दौरान, तो दोस्तों आप ये समझिए कि ये ओपीडी बेसिस पे भी दी जा सकती है और पेशेंट को एडमिट करके भी दी जा सकती है। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, किस लिए दी जा रही है और क्या प्लान है ओवरऑल। दोस्तों जो थेरेपी देने के चैम्बर्स होते हैं दोस्तों, वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो मोनोप्लेस चैम्बर होता है जहाँ पर कि एक व्यक्ति को ही दी जाती है। एक दोस्तों मल्टीप्लेस चैम्बर होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति को थेरेपी ये वाली दी जा सकती है। दोस्तों थेरेपी के दौरान करना यही होता है कि बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबली रिलैक्स होकर के लेटना बैठना होता है। उसमें बिल्कुल आपको स्ट्रेस में नहीं आना होता। प्लस दोस्तों थेरेपी लगभग 45 मिनट से लेकर के लगभग 5 घंटे के दौरान किसी भी ड्यूरेशन के लिए दी जा सकती है। डिपेंड करता है कि किस मेडिकल कंडीशन के ठीक करने के लिए दी जा रही है और कितने जो सेशंस है वो इसके प्लान किए गए हैं। साथ साथ दोस्तों जब थेरेपी दी जाती है तो ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि चूँकि आसपास हमारे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है तो कानों में वो वाली फीलिंग आ सकती है, फुलनेस वाली। और दोस्तों वो वाली फीलिंग को फिर हटाने के लिए स्वेलिंग करने से हेल्प मिलती है, या गम को च्यू करने से, च्यूइंग गम से हेल्प मिलती है, या फिर दोस्तों यॉर्निंग करके मतलब जम्हाई लेके भी हेल्प मिलती है, जो कानों की फुलनेस वाली चीज़ हो जाती है। दोस्तों हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली देखा जाता है कि 1.5 से 2 घंटे का सेशन होता है। कई सेशंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन कौन सी है और कितनी सीवियर है। दोस्तों अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें उस टाइम पे, जो थेरेपी के टाइम पे हो रहे होते हैं, थेरेपी के जस्ट बाद हो रहे होते हैं, तो दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को हेडेक हो सकता है, कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों थकान हो सकती है। साथ साथ दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को वो क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली सेंसेशन भी आ सकती है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि जब हम किसी छोटी जगह पे कुछ एक टाइम के लिए रहते हैं तो कई बार पेशेंट्स को अंदर से थोड़ी घबराहट सी होती है कि मैं बहुत छोटी सी जगह पे हूँ, कहीं मेरा दम तो नहीं घुट जाएगा, कहीं मुझे सांस आना कम तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की जो एक फीलिंग होती है दोस्तों, एक तरह से ये मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जो उस टाइम पे टेम्परेरी आ सकती है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया भी हो सकता है कई सारे पेशेंट्स को। नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी के साथ ही आइए, और ताकि जब भी आपको घर वापस जाना हो तो आपको खुद ड्राइव ना करना हो। क्या पता आपको थकान हो गई हो या क्या पता आपको हेडेक हो गया हो, तो आपके साथ में कोई ना कोई हो उस टाइम पर। दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो एक तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाती है कि डॉक्टर्स कई बार बोलते हैं पेशेंट को कि आपको इतने सेशन लेने हैं, लेकिन पेशेंट्स पूरे सेशन नहीं लेते, बीच में ही रोक देते हैं वो। शायद क्या होता है कि उन्होंने कहीं से सुना होता है कि भाई इस पर्टिकुलर व्यक्ति को तो 5 सेशन लेके ही उसकी बीमारी ठीक हो गई थी इस वाली थेरेपी से, तो मुझे डॉक्टर ने फिर 10 सेशंस के लिए क्यों बुलाया है, कुछ और बात होगी तो मैं 5 के बाद अपने आप बंद कर दूंगा। दोस्तों ये चीज़ ठीक बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है दोस्तों, अलग अलग किस्म की मेडिकल कंडीशन होती है, और अगर सेम बीमारी भी है ना, तभी बीमारी किसकी कितनी सीवियर है वो चीज़ भी तो डिपेंड करती है कि आपको सेशंस कितने प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स आपको जितनी बार भी सेशंस के लिए बुलाएं, आपको हर बार जाना है। दोस्तों कई बीमारियों में तो कम सेशन से ही काम चल जाता है, ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, लेकिन दोस्तों कुछ बीमारियों में ज़्यादा बार भी जाना पड़ता है, ज़्यादा सेशंस भी लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा बहुत लंबे टाइम से, डायबिटीज़ की वजह से या किसी और इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से, तो दोस्तों कई बार देखा गया है कि 40 से भी ज़्यादा सेशंस लेने पड़ते हैं। तो इसमें दोस्तों मतलब सिंपल बात यही कहने की लास्ट बात है कि हमें अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना इस जगह पे। डॉक्टर्स जो भी बोलेंगे दोस्तों वो चीज़ हमें माननी है। हाँ दोस्तों, आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होने से क्या होता है कि आप डॉक्टर से बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है। और उससे दोस्तों क्या होगा कि डॉक्टर्स को भी हेल्प मिलती है अगर उन्हें ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना हो जिस पेशेंट को पहले से नॉलेज हो ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, ट्रीटमेंट से किस तरह की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं उसके बारे में।